Good morning, students. Once again, welcome back for your next class. In this class, we are going to discuss our next topic, that is discovery of radioactivity. उसके डिस्कवरी को पढ़ने से पहले हम ये जानते हैं कि रेडियो एक्टिविटी होती क्या है. देखिए, रेडियो एक्टिविटी को पढ़ने के लिए आपके पास सबसे पहले आपको तीन चीज़ें पता होनी चाहिए. रेडियो एक्टिविटी इज अ स्पॉन्टेनियस फिनोमेना. स्पॉन्टेनियस फिनोमेना है. स्पॉन्टेनियस फिनोमेना का मतलब है इस तरह का फिनोमेना जो एकदम से हो जाता है, पता भी लगता है, विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड ये फिनोमेना टेक प्लेस करता है. सेकंड इज एमिशन ऑफ अल्फा और बीटा एंड गामा रेज. या तो अल्फा और बीटा रेज निकलती हैं, साथ में कौन सी, गामा. दैट मींस या तो अल्फा के साथ गामा या तो बीटा के साथ गामा. अल्फा या बीटा में से कोई एक रे एमिट होती है. देखिए जी. एंड थर्ड वन इज फ्रॉम न्यूक्लियस ऑफ अनस्टेबल न्यूक्लियस. फ्रॉम न्यूक्लियस ऑफ अनस्टेबल न्यूक्लियस. रेडियो एक्टिविटी को पढ़ने के लिए आपको ये तीन चीजें पता होनी चाहिए. ये हम ये बोल सकते हैं, रेडियो एक्टिविटी इज दैट सॉर्ट ऑफ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस व्हिच यूज्ड टू एमिट such sort of radiation from an unstable nucleus. किसी unstable nucleus से इस तरह की radiations को emit करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिविटी. रेडियो एक्टिविटी एक कैसा फिनोमेना. रेडियो एक्टिविटी इज अ न्यूक्लियर फिनोमेना. रेडियो एक्टिविटी कैसा फिनोमेना है, एक न्यूक्लियर फिनोमेना है. ठीक है जी. देखिए, रेडियो एक्टिविटी कैसा फिनोमेना है, एक न्यूक्लियर फिनोमेना है. जब ये रेडियो एक्टिविटी का फिनोमेना टेक प्लेस कर रहा होता है, दैट मींस जब ये न्यूक्लियर फिनोमेना टेक प्लेस कर रहा होता है, तो तीन तरह के रिएक्शन जो है वो टेक प्लेस करती हैं. केमिकल, फिजिकल एंड न्यूक्लियर. केमिकल, फिजिकल एंड न्यूक्लियर. जो केमिकल और फिजिकल रिएक्शन होते हैं, दैट मींस ये चेंजेस है, इसका न्यूक्लियर फिनोमेना पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता. ठीक है जी. दैट मींस हम ये कहते हैं, हम टेम्परेचर बढ़ा दें, प्रेशर बढ़ा दें, इन चीज़ों का अगर न्यूक्लियर फिनोमेना के रेट पे कि इतनी उसके रेट पे कोई इफेक्ट पड़ेगा तो नहीं पड़ेगा. रेट क्या चीज़ होती है कि टाइम के साथ कितनी अमाउंट ऑफ रिएक्शन होगी. व्हाट डू मीन बाय रेट ऑफ रिएक्शन, कि कितने टाइम के अंदर कितनी अमाउंट ऑफ रिएक्शन टेक प्लेस करी, उसको हम क्या बोलते हैं, रेट. तो दैट मींस अगर फिजिकल और केमिकल रिएक्शंस की बात करें कि टेम्परेचर है, प्रेशर है, ये चीज़ें न्यूक्लियर फिनोमेना पे कोई फर्क नहीं डालते. जो न्यूक्लियर रिएक्शन है, these actually affect the nuclear phenomena. So that means हम ये बोल सकते हैं कि जब फिजिकल और केमिकल रिएक्शन न्यूक्लियर फिनोमेना पे कोई इफेक्ट नहीं डालती, तो इसका मतलब रिएक्शन का रेट है, रेट कैन नॉट बी कंट्रोल्ड. जितने भी न्यूक्लियर फिनोमेना है उनका रेट हम कंट्रोल नहीं कर सकते. आपको पता है कोई बॉम्ब एक्सप्लोजन है, दैट इज अ न्यूक्लियर रिएक्शन. उन न्यूक्लियर रिएक्शंस को हम टेम्परेचर कम ज़्यादा करने से कंट्रोल नहीं कर सकते, मतलब वो हमारे हाथ में नहीं है. दैट इज अ न्यूक्लियर रिएक्शन. फिजिकल और केमिकल रिएक्शन या केमिकल चेंजेस का उन न्यूक्लियर फिनोमेनास पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता. रेट ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन या न्यूक्लियर फिनोमेना कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय अस. हम लोग उन रिएक्शन के रेट को कंट्रोल नहीं कर सकते. नेक्स्ट बात करते हैं. देखिए, यहाँ पे हमने एक टर्म पढ़ी, अनस्टेबल न्यूक्लियस. रेडियो एक्टिविटी क्या होता है, एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस फिनोमेना है. इस प्रोसेस के दौरान, इस फिनोमेना के दौरान अल्फा, बीटा एंड गामा रे एमिट होती है. ठीक है. ये होती किससे है, किसी रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस से. कहाँ से, फ्रॉम न्यूक्लियस ऑफ अनस्टेबल न्यूक्लियस. अब ये अनस्टेबल न्यूक्लियस होता क्या है, देखिए हमने ग्राफ ड्रॉ कर लिया. ये एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. ठीक है जी. और ये है आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. ठीक है जी. नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर. अब हमने नहीं कहा, ये ऑलरेडी हमें बताई गई है बातें. उन्होंने बोला एक्सपेरिमेंट करते हुए ये चीजें बताई कि जो जो न्यूक्लियस इस बेल्ट पे, ये लाइन जो आपको दिख रही है, ग्राफिकल लाइन जो दिख रही है, इस बेल्ट पे जो जो न्यूक्लियस लाई कर रहे हैं, जिस जिन एलिमेंट के न्यूक्लियस
इस बेल्ट पे लाई कर रहे हैं, वो सारे के सारे न्यूक्लियस बिल्कुल इसके आसपास जो लाई कर रहे हैं वो सारे के सारे क्या है, स्टेबल न्यूक्लियस। तो इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जो इस लाइन पे लाई नहीं कर रहे, स्टेबिलिटी बेल्ट पे लाई नहीं कर रहे, वो न्यूक्लियस कैसे है, अनस्टेबल न्यूक्लियस। दैट मींस वो न्यूक्लियस कैसे है, अनस्टेबल न्यूक्लियस। और उन्होंने क्या बात बोली कि अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल आते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के, अगर किसी न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, किसी न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अगर इक्वल आते हैं, ठीक है जी, तो वो क्या है, वो रेडियो एक्टिव नहीं है। अदरवाइज क्या है, वो रेडियो एक्टिव। दैट मींस फॉर एग्जांपल हम कार्बन की बात करते हैं, कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है 6, मास नंबर क्या है 12। अगर इसके और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकालते हैं, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, 12 माइनस 6, दैट मींस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी कितने हैं 6 और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी कितने हैं 6। अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल आ रहे हैं, इसका मतलब वो रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस नहीं है। सबसे बड़ी पहचान उन्होंने बता दी कि हमें कैसे पता लगाएं कि कोई एलिमेंट रेडियो एक्टिव है या नहीं है। अगर उसके न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इक्वल हैं तो वो रेडियो एक्टिव नहीं है। इसके अलावा हम और एग्जांपल ले लेते हैं, मैग्नीशियम, एटॉमिक नंबर 12, मास नंबर 24, तो 24 माइनस 12, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने आ गए 12 और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी कितने हैं 12। तो मास नंबर और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अगर इक्वल आ रहे हैं तो वो न्यूक्लियस रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस नहीं है। जिनके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स इक्वल नहीं आ रहे वो कैसे थे, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस थे। एग्जांपल देख लेते हैं, देखिए जैसे कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। दिस इज ट्रिटियम। देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं 1 और मास नंबर कितना है दैट इज A which is equals to, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकालेंगे 3 minus 1 दैट इज 2। दैट मींस प्रोटॉन्स 1 है, न्यूट्रॉन्स कितने हैं 2। तो ये यहाँ पे ये चीज डिपिक्ट करता है कि अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स इक्वल नहीं है तो वो एलिमेंट का जो न्यूक्लियस है दैट इज रेडियो एक्टिव। दैट न्यूक्लियस इज रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस। इज इट क्लियर? अब यहाँ 20 तक तो ये बात चलती रही, लेकिन 20 के बाद क्या होगा, आफ्टर 20 मतलब अगर एटॉमिक नंबर 20 आफ्टर Z इक्वल्स टू 20, जब एटॉमिक नंबर 20 हो से ज्यादा हो, जिनके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन से ज्यादा हैं वो क्या थे, स्टेबल और वो रेडियो एक्टिव नहीं थे। आफ्टर 20 जिनके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन से ज्यादा थे वो रेडियो एक्टिव नहीं थे। लाइक आयरन, एटॉमिक नंबर इज 26 एंड मास नंबर इज 56। यहाँ पे जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स थे दैट इज नॉट इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो यहाँ पे उन्होंने कहा कि 20 तक अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इक्वल हैं तो वो रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस नहीं है। अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इक्वल नहीं है तो वो रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस है, जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन के केस में हमने किया, ठीक है जी। लेकिन जब एटॉमिक नंबर 20 के बाद उन्होंने क्या देखा कि अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ग्रेटर है नंबर ऑफ प्रोटॉन से तो भी आपका न्यूक्लियस क्या है, स्टेबल है। इसका मतलब वो स्टेबिलिटी बेल्ट पे लाई कर रहा है, इसका मतलब वो रेडियो एक्टिव नहीं है। लेकिन अब अगर ग्राफ के अकॉर्डिंग चले, ये स्टेबल मान लीजिए 80 पे आके खत्म हो गई, 80 के बाद भी तो है हमारे पास एलिमेंट्स। अब उन्होंने ये चीज बोल दी 80 के बाद, ये ट्रिक कह लो आपके पास है एलिमेंट्स को पता लगाने के लिए, वो रेडियो एक्टिव है ही नहीं। 80 एटॉमिक नंबर 80 के बाद जितने भी एलिमेंट्स हैं ऑल आर रेडियो एक्टिव। एटॉमिक नंबर 80 के बाद जितने भी एलिमेंट्स की न्यूक्लियस हैं, ऑल द न्यूक्लियस आर रेडियो एक्टिव। दिस वाज जस्ट अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन अबाउट रेडियो एक्टिविटी। आई होप ये चीज आपको क्लियर होगी। अब बात करते हैं एक्सपेरिमेंट की, ठीक है जी।
गोल्डस्टीन, थॉमसन और उनके वर्कर्स ने मिलकर ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। उन्होंने क्या किया, दे हैव कंसीडर्ड अ ब्लॉक ऑफ लेड। उन्होंने एक लेड का ब्लॉक लिया, ब्लॉक ऑफ लेड, ठीक है जी। क्या कंसीडर किया उन्होंने, लेड का ब्लॉक कंसीडर किया, उसके अंदर एक एलिमेंट, एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट। अब हमें पता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट कौन होता है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट वो होता है जो स्टेबिलिटी बेल्ट पे लाई नहीं करता है, जो कौन सी रेज एमिट करता है, अल्फा, बीटा एंड गामा रेज एमिट करता है, ठीक है जी। और रेडियो एक्टिव एलिमेंट कौन सा होता है, जो किसी अनस्टेबल न्यूक्लियस से रेज को एमिट करता है। ये सारी चीजें हमें पता लग चुकी है। अब देखिए उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या लिया, एक लेड का ब्लॉक लिया, ठीक है जी। उस लेड के ब्लॉक के स्लिट में उन्होंने क्या रख दिया, एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट। वैसे तो उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में एक सॉल्ट यूज किया था, दैट इज पोटेशियम यूरेनियम सल्फेट। इसमें रेडियो एक्टिव एलिमेंट कौन सा है, यूरेनियम। यूरेनियम के अलावा आपके पास कौन कौन से रेडियो एक्टिव एलिमेंट थे, यूरेनियम, रेडियम, पोलोनियम, थोरियम, इनमें से कोई भी यूज करिए, यू विल गेट द सेम रिजल्ट मिलेंगे। उन्होंने यहाँ पे क्या यूज किया, यूरेनियम एज अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट यूज किया इन द फॉर्म ऑफ सॉल्ट, दैट इज पोटेशियम यूरेनियम सल्फेट। अब देखिए, और यहाँ पे क्या प्लेस कर दी, यहाँ पे उन्होंने प्लेस कर दी एक फोटोग्राफिक प्लेट। क्या प्लेस कर दी, फोटोग्राफिक प्लेट। एक इलेक्ट्रोड यहाँ लगा दिया, एक इलेक्ट्रोड यहाँ लगा दिया, नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है जी। अब देखिए ये जो फोटोग्राफिक प्लेट थी, ये फोटोग्राफिक प्लेट कौन सी थी, जिंक सल्फाइड की, फ्लोरोसेंट स्क्रीन, सबको पता है जिंक सल्फाइड की स्क्रीन थी। अब उन्होंने क्या देखा, यहाँ से 3 तरीके की रेज आ रही है। उन्होंने क्या देखा, यहाँ से 3 तरह की रेज आ रही है। एक रे ऐसी थी जो नेगेटिव की तरफ गई, कुछ रेज ऐसी थी जो किस तरफ गई, नेगेटिव की तरफ गई। ऐसी रेज जो नेगेटिव की तरफ गई उनको उसने क्या बोला, अल्फा रेज। कुछ रेज ऐसी थी जो पॉजिटिव की तरफ गई, उसको उसने क्या बोला, बीटा रेज। और कुछ रेज ऐसी थी जो डिफ्लेक्ट ना हुई, बिल्कुल सीधी चलेगी, दैट इज गामा रेज, ठीक है जी। अब देखिए अल्फा रेज क्या थी, दीज वर द रेज व्हिच वर डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स नेगेटिव प्लेट। फोटोग्राफिक प्लेट की कौन सी साइड की तरफ डेविएट हुई, किस तरफ डिफ्लेक्ट हुई, नेगेटिव की तरफ। अगर ये नेगेटिव की तरफ जा रही है, इसका मतलब अल्फा रेज के पार्टिकल्स पे खुद पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। अगर ये नेगेटिव की तरफ जा रही है तो इसका मतलब अल्फा रेज के जो पार्टिकल्स हैं उस पे खुद पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। दूसरी चीज आपको याद क्या होनी चाहिए, जो अल्फा रेज के पार्टिकल्स हैं, अल्फा रेज है, उस पे चार्ज कितना होता है, 2 पॉजिटिव, और मास कितना है, 4 AMe। ये चीजें वन वर्ड क्वेश्चन आ जाता है। अल्फा रेज पे चार्ज कितना है, 2 यूनिट्स, और मास कितना है, 4 यूनिट्स। अल्फा पार्टिकल्स आर सेम एज हीलियम न्यूक्लियस। हीलियम के न्यूक्लियस की बात हो रही है, दैट मींस He2 पॉजिटिव। हीलियम न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन नहीं है, हीलियम न्यूक्लियस की बात हो रही है। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, नंबर ऑफ मास नंबर 4, तो दैट मींस क्या हुआ, हाँ जी 4 - 2, दैट मींस ये रेडियो एक्टिव नहीं, दिस इज नॉट रेडियो एक्टिव। यहाँ पे इसलिए सिर्फ ये बात बोली कि जो हीलियम जो अल्फा रेज है, दैट आर सेम एज हीलियम न्यूक्लियस। हीलियम एटम की तरह नहीं, एटम में तो इलेक्ट्रॉन भी आ गए, शेल भी इंक्लूड हो गया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स नहीं, सिर्फ उसका न्यूक्लियस जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है। दैट मींस क्योंकि हीलियम का मास कितना होता है, 4 यूनिट, चार्ज कितना होता है हीलियम पे, 2 यूनिट का बाद जब 2 इलेक्ट्रॉन निकल चुके तो बचा ही क्या, सिर्फ न्यूक्लियस ही तो बचा। हीलियम के बाद 2 इलेक्ट्रॉन तो वो निकल चुके, ठीक है, तो क्या बचा, हीलियम का न्यूक्लियस ही बचा। तो अल्फा पार्टिकल्स आर सेम एज हीलियम न्यूक्लियस। इज इट क्लियर? क्या था अल्फा रेज? अल्फा रेज ऐसी थी जो नेगेटिव प्लेट की तरफ डेविएट हुई,
अगर ये नेगेटिव की तरफ डेविएट हुई इसका मतलब इन पे खुद पे कौन सा चार्ज था, पॉजिटिव। कितना चार्ज है, पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव, और मास कितना है 4 AMU, और इट इज सिमिलर टू, इट इज सेम एज हीलियम न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्यों बोलो, सिर्फ न्यूक्लियस ही बचा है, शेल की इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं, 2 पॉजिटिव का मतलब है इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं, और न्यूक्लियस के अंदर क्या है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। इज इट क्लियर? नेक्स्ट हम बात करते हैं बीटा रेस के बारे में। बीटा रेस देखिए, यहाँ से निकली रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के कौन से टर्मिनल, कौन से प्लेट की तरफ गई, पॉजिटिव। अगर ये पॉजिटिव की तरफ जा रही है इसका मतलब बीटा रेस पे खुद कौन सा चार्ज है, नेगेटिव। इसका मतलब बीटा रेस पे खुद कौन सा चार्ज है, नेगेटिव। जब इस चीज को ऑब्जर्व किया गया तो ये चीज ऑब्जर्व की, जो बीटा रेस के अंदर बीटा पार्टिकल है, जो बीटा रेस के अंदर बीटा पार्टिकल्स हैं, हर बीटा पार्टिकल के ऊपर इलेक्ट्रॉन जैसा सेम चार्ज है और इलेक्ट्रॉन जैसा सेम मास है। मतलब जो बीटा पार्टिकल है दैट हैव सेम चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड सेम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। चार्ज कितना है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और मास कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻31 kg। 9.1 इंटू 10⁻31 kg। तो ये हर एक बीटा पार्टिकल पे चार्ज और मास देखने को मिला। तो जिस वजह से बीटा पार्टिकल को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ये आप थोड़ा ऐसा क्यों रिप्रेजेंट किया जाता है ये आप आगे जब फर्दर पढ़ेंगे वहां पे आपको जाके क्लियर हो जाएगा। या तो इलेक्ट्रॉन पे 0 -1 और बीटा -1 0, ये आगे जाके आपको क्लियर हो जाएगा कि इसको ऐसे रिप्रेजेंट क्यों करते हैं। लास्ट हम बात करते हैं गामा रेस की। गामा रेस जो है कोई भी मैग्नेटिक या इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड की गई, ना वो नेगेटिव की तरफ डेविएट किए ना पॉजिटिव की तरफ डेविएट किए, वो बिल्कुल सीधा चलेगी। इसका मतलब ना उस पर कोई चार्ज है ना उसका कोई मास है। इट हैज नो चार्ज एंड निग्लिजिबल मास। दैट मींस ये जो गामा रेज है, गामा रेज आर न्यूट्रल। इट कंसिस्ट ऑफ न्यूट्रल पार्टिकल्स। ठीक है जी, ना कोई इस पे चार्ज है ना कोई इसका मास है। और जो गामा रेस हैं इनको हम इन्होंने क्या बोला, these are simply electromagnetic radiations. That means these are the radiations which are used due to applied electric and magnetic field. जो इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया उसकी वजह से ये रेडिएशंस जनरेट होती हैं। इन पे कोई चार्ज या कोई मास नहीं है। So this was the experiment of रेडियो एक्टिविटी। अब इन पार्टिकल्स के बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि कैसे ओरिजिनेट होते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्या है, ऑल दैट वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट वीडियो। सो टिल दैट टाइम डू स्टडी ऑल दीज थिंग्स फॉर। थैंक यू।